मकर संक्रांति है, ऋतु और नक्षत्रों के बदलाव का पर्व। बदलाव सूर्य की तरह होना चाहिए, जिसमें अब तेज और ओज बढ़ेगा, लोग नतमस्तक होंगे। बदलाव ऐसा होना चाहिए जिसका स्वागत हो, लेकिन जहां बदलाव नहीं होता वहां अव्यवस्था का दलदल जनता के लिए बन जाता है और देनी पड़ती है दस्तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज की दस्तक के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की दस्तक हम देंगे उस राजनीति के खिलाफ जो वोट तो मांगती है, लेकिन नौकरी देने के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर 20-20, 22-22 साल तक भटकने पर मजबूर कर देती है। मौत देने वाले चाइनीज ऐप पर आपकी दी हुई दस्तक का असर कैसे हुआ है, यह भी आज हम आपको दस्तक में बताएंगे। और साथ ही आज की दस्तक होगी उस अव्यवस्था के खिलाफ भी जो जनता से सुरक्षित इलाज पाने का हक छीन लेती है। अधिकारों के लिए दस्तक देने वाले आज तक के शो में देश के युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा हमने लगातार उठाने की ठानी है, मुद्दा रोजगार का। नई सदी में पैदा हुआ युवा अब 21 साल का हो चुका है। चुनाव में युवा वोटर ही सबसे ज्यादा मतदान करके सत्ता दिलाते हैं, लेकिन रोजगार और बेरोजगारी भत्ते का, वादों का वोट पाकर सरकार चलाने का रोजगार पाने वाले दल और नेता अपने वादे सत्ता में आते ही भूल जाते हैं। इस मुद्दे पर हम लगातार दस्तक देंगे। परसों आपको मध्य प्रदेश और बिहार के बेरोजगारों की कहानी हमने दिखाई थी। आज बात राजस्थान की। 12 जनवरी को हमने दस्तक दी। मध्य प्रदेश में रोजगार के नाम पर गोबर क्यों उठवाते हो? राष्ट्रीय युवा दिवस से बेरोजगारी पर शुरू हुई सबसे बड़ी दस्तक। बेरोजगारी पर लगातार दस्तक देगा आज तक। संवाददाता शरद कुमार उठाएंगे आज राजस्थान के बेरोजगारों का मुद्दा। राजस्थान में हालत यह हो गई है कि राजनीतिक दलों से ज्यादा बेरोजगार युवाओं के संगठन बन गए हैं। नौकरी के लिए लाचार युवा बेरोजगार संगठन बनाकर अध्यक्ष, मंत्री और महामंत्री बनकर नौकरी के लिए चक्कर काट रहे हैं। ये पैर 22 साल से नियुक्ति के लिए संघर्ष करने वाले बुजुर्ग हो चुके पुराने युवा बेरोजगारों के हैं। एक तरफ राहुल जी कहते हैं अब न्याय होगा, न्याय होगा। कैसा न्याय? क्या शिक्षकों को आप रोड पे घुमाएंगे? 8 साल से नर्स की नौकरी के लिए चयन के बाद संघर्ष के सीखचों में कैद हजारों लोगों में से एक चेहरा ये निर्मला का है। ओरेज भी हो गए हम। आज तक संवाददाता शरद कुमार जिन 2 युवाओं के साथ खड़े हैं, नौकरी पाने के इनके ऊंचे सपने ऐसे बिखरे, गार्ड बनने को मजबूर कर दिए गए। और द्वारिका प्रसाद बीए हैं, टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लिया, लेकिन 28 साल से शिक्षक की नौकरी में भ्रष्टाचार के कारण बेरोजगारी ने कपड़े प्रेस करने को मजबूर कर दिया। आज बेरोजगार ढूंढ रहे हैं। ये चेहरे कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के हैं। कांग्रेस जो रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरती है। हकीकत ये कि सरकार जिसकी भी हो, बेरोजगारी उनके लिए सिर्फ एक राजनीति है। रोजगार के नाम पर अन्याय की पहली कहानी द्वारिका प्रसाद की। 1993 में शिक्षक बनकर जिन्हें अब तक बच्चों को पाठ पढ़ाना था, वो अभी गली में खड़े होकर कपड़े प्रेस करते हैं। जिन्हें दूर करनी थी बच्चों की जिंदगी में मुश्किलों की सिलवटों को, वो ग्राहकों के कपड़े में सिलवट हटाते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश और सचिवालय के निर्देश के बाद आज तक कभी इन्हें नियुक्ति की चिट्ठी नहीं मिल पाई। 1993 में जगह निकली जिला परिषद में, उसमें अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद 1995 में उनके इंटरव्यू हुए। इंटरव्यू होने के बाद उसमें मेरा नंबर भी आ गया SC कोटा में 7वें स्थान पर, और उसने सरकार ने हमको नियुक्ति नहीं दी। फिर हम हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट के भी आदेश हो गए और सचिवालय के आदेश हुए, लेकिन आज तक हमें कोई वो नहीं नियुक्ति नहीं दी गई है। आज बेरोजगार डोल रहे हैं। ये लोग भी 23 साल से यूं ही अपनी नियुक्ति के इंतजार में अदालतों के चक्कर काट रहे हैं।
फाइलों में याचिकाओं, प्रार्थना पत्रों, ज्ञापनों की फहरिस्त में डिग्री से मिली उम्मीदें दब गईं, क्योंकि 1993 में शिक्षक बनने की ख्वाहिश अदालत से आदेश के बाद भी आज तक पूरी नहीं हो पाई। इसको लेकर हमने कई बार धरना प्रदर्शन किया है। सरकार ने अब तक 4 बार कमेटियां बनाई है और 2 बार नियुक्ति आदेश लागू किए हैं, लेकिन नियुक्ति आदेश निकालने के बाद आज तक वो लागू नहीं हो पाए और हम लोग बेरोजगार हैं। राजस्थान शायद देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए वेटिंग लिस्ट में अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। जो सरकार नौकरी नहीं दे सकती, वह वादा करती है बेरोजगारों से कि बेरोजगार पुरुषों को 3,000 रुपए प्रति महीना और बेरोजगार महिलाओं को 3,500 रुपए प्रति महीना देगी, लेकिन वह भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए लगातार हंगामा मच रहा है। युवाओं को भत्ते की बैसाखी नहीं, नौकरी का अपना हक चाहिए। इसलिए राजस्थान में बेरोजगार युवा अशोक गहलोत सरकार को 2013 की पंचायत राज LDC भर्ती, 2013 की विद्यालय सहायक भर्ती, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती, सूचना आयोग, जूनियर अकाउंटेंट, ऊर्जा विभाग में 9,000 पदों पर टेक्निकल हेल्पर, कंप्यूटर शिक्षा भर्ती, रीट शिक्षा भर्ती, कृषि पर्यवेक्षक से लेकर दर्जनों लटकी हुई भर्ती प्रक्रियाएं याद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब तक राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों की अपील पर सत्ता झाड़ू लगा दे रही है। शरद कुमार, जयपुर आज तक। राजनीतिक पार्टियां जब मैदान में उतरती हैं तो एक दस्तखत में 10 लाख 20 लाख रोजगार का वादा कर देती है, लेकिन राजस्थान की सरकार ने कितना रोजगार दिया है या दे पा रही है, उसका सबूत आपको बेरोजगारी भत्ते के आंकड़ों से मिल जाएगा। राजस्थान में अभी 1,59,113 लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, जबकि 2,05,175 नौजवान बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए वेटिंग लिस्ट में खड़े हुए। पिछले साल करीब 50% बेरोजगारों ने भत्ता पाने के लिए अपना नाम रिन्यू कराया था, लेकिन इस बार दावा है कि करीब 90% युवा दोबारा बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए अपना नाम लिस्ट में शामिल कराना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि बेरोजगारी भत्ता पाने वाले 90% लोगों को अब भी रोजगार का इंतजार है। दिसंबर तक राजस्थान में 420 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ते के नाम पर बांट दिए गए। सवाल उठता है कि आखिर भत्ता देने की जगह सीधे नौकरी क्यों नहीं दी जाती? क्या इसीलिए भर्तियां लटकाई जाती? क्योंकि सरकार को तब वेतन के तौर पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और इसीलिए भत्ते की रेवड़ी देकर सत्ता की मलाई नेता खुद खाना चाहते हैं। ये वो बेरोजगार हैं जिनमें से ज्यादातर अब तो नौकरी की लड़ाई लड़ते लड़ते तय उम्र की सीमा तक पार कर चुके हैं, क्योंकि वोट के चूल्हे पर सत्ता का उबाल मिल जाने के बाद सरकारें नौकरी देने वाली नौब को वापस धीमा कर देती है। बस यही हुआ निर्मला चौधरी के साथ। 8 साल से असिस्टेंट नर्स की भर्ती का इंतजार कर रही हैं, जो गहलोत सरकार के पुराने कार्यकाल में शुरू हुई, फिर वसुंधरा राजे के राज में आधी अधूरी हुई। 10,000 से ज्यादा सहायक नर्सों के पदों की भर्ती का काम आज तक अटका हुआ है। ओवरेज भी हो गए हम, और इन 7 साल हो गई। 7 सालों में हमने खूब आंदोलन किया, हम लोग जेल भी गए हैं, और अभी सरकार ने कमेटी भी बनाई थी और हमें कहा था कि आपका जरूर सॉल्यूशन होगा, तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ हमारा। कमेटी का कुछ रिपोर्ट नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं आई है सर अभी तक। तो हम 7 साल से ऐसे ही घूम रहे हैं बेरोजगार, अभी तो कोई उम्मीद भी नहीं है। युवा सड़क पर संघर्ष कर रहा है और फंसी हुई भर्तियों को पूरा करने के नाम पर बनी हर विभाग की कमेटी अब तक युवाओं की उम्मीदों पर कुंडली मार कर बैठी है। ऐसी हर कमेटी में शामिल राजस्थान की ऊर्जा मंत्री BD कल्ला कृपया अनावश्यक न बैठे का पोस्टर लगाकर बैठे हैं। हमारी कमेटी बनने के बाद करीब 10,000 से अधिक लोगों की भर्ती हो चुकी है, तो और पोस्टें जब निकलेंगी तो संभवतः जो और लोग रहे हैं वो भी शायद एडजस्ट हो जाएंगे। सोचिए अगर युवा भी कहने लग जाए, देखेंगे अगर मौका मिला तो सरकार को एडजस्ट कर लेंगे। मंत्री जी, नौजवान कभी अनावश्यक नहीं बैठता। आज तक संवाददाता शरद कुमार जिन 2 युवाओं के सामने खड़े हैं, उनके सपने बहुत ऊंचे थे। भत्ता देकर वोट मांगने वाली राजनीति ने रोजगार देने के नाम पर भाला चुभो दिया। काशीराम पटवारी की नौकरी पाकर किस्मत का ताला खोलने जयपुर आए। परीक्षा हो जाती तो योग्यता के दम पर जमीनों की नापजोख अभी कर रहे होते। अभी निर्माणाधीन इमारत में सामान की देखरेख करने वाले गार्ड बन गए।
क्योंकि गहलोत सरकार के राज में भर्ती परीक्षा को टालकर इन युवाओं के अरमानों पर ताला बंद किया गया। फॉर्म भरा था पटवारी का, तो वो अभी उसकी एग्जाम नहीं हो पा रही है। अब वो क्या पता कब होगी आगे, कब तक डेट कोई फिक्स नहीं हुई। तो बेरोजगारी से बहुत परेशानी भुगत रहा हूँ सर। यही मायाराम के साथ हुआ। परीक्षा अटकी है। जयपुर में रहने खाने के लिए पढ़े लिखे नौजवान को एक इमारत में सुरक्षा गार्ड बनना पड़ा। मैं बीएससी बीएड करा हुआ हूँ और मैंने पटवारी की तैयारी कर रहा था मैं तो यहाँ पे, तो उसे पोस्टपोन कर दिया, तो उससे अपने सपने चकनाचूर हो गए। सरकारों की अकर्मण्यता और अदालतों में केस लटकाने वाले सिस्टम में सबसे ज्यादा नौजवान के देश पिस रहे हैं। देश के नौजवानों को नौकरी देने के लिए भर्तियों के मामले जल्द सुलझाने वाली फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए आप भी दस्तक दीजिए। शरद कुमार, जयपुर आज तक। नेताओं का टाइम हर 5 साल बाद आ जाता है, लेकिन ये बेरोजगार युवा हर बार इसी उम्मीद में रहते हैं कि हमारा टाइम कब आएगा। लेकिन हमारा ये वादा है आपसे, केवल बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान ही नहीं, देश के हर राज्य के युवाओं की स्थिति, वहां के बेरोजगारी के आंकड़े, उससे उठ रहे सुलगते सवाल हम लगातार उठाते रहेंगे और सरकारों के दरवाजों पर दस्तक देते रहेंगे। फिलहाल रुक कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति का, जहां एक के बाद एक दाग लग रहे हैं। 2 मंत्री महाराष्ट्र के आरोपों के घेरे में। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से जनता की सेवा करने की शपथ लेने वाले इन 2 मंत्रियों पर क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे कार्रवाई की दस्तक देंगे? धनंजय मुंडे महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री हैं। नवाब मलिक महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। शरद पवार की पार्टी के दोनों मंत्री दाग के कटघरे में खड़े हैं। नवाब मलिक पर दाग का आरोप दामाद के कारण, धनंजय मुंडे पर रेप का आरोप एक महिला ने लगाया, इस दावे के साथ कि कई वर्षों से उसका रेप किया जा रहा था। अभी मैंने जो उससे कहा 2019 में कि आप तो शादी कर ही नहीं रहे हो और मैं इतनी परेशान रहती हूँ ना, आपने मेरा करियर सही किया, जो आपने कहा था मैंने कुछ भी नहीं किया। तो बोलता है कि तक मैं हूँ तो तुझे मर्द की क्या जरूरत है, तुझे आदमी होकर क्या करेगी, तुझे मैं हूँ तो मैं तुझसे शादी करूंगा। इन्हीं आरोपों पर धनंजय मुंडे ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि शिकायतकर्ता की बहन के साथ वो 2003 से रिलेशनशिप में थे, दोनों के 2 बच्चे भी हैं। धनंजय मुंडे के मुताबिक उनके परिवार को इस बारे में पूरी जानकारी है, साथ ही उन्होंने दोनों बच्चों को स्वीकार भी किया। मंत्री मुंडे ने शिकायतकर्ता पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। इसके बाद बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े और एमएनएस नेता मनीष धुरे भी महिला पर ही ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा रहे हैं। 1-2 कार्यक्रम में वो मुझे मिली, तभी भी उसने मुझे वही पूछा कि कृष्णा जी आप मुझे घास नहीं डाल रहे हो, तो मैंने उसे कहा कि भाई मुझे तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कि उस महिला के ऊपर जो झूठा आरोप लगाया गया कि ब्लैकमेलिंग करती है, ब्लैकमेलिंग के लिए केस किया गया है। हमारे पास इतने एविडेंस हैं कि जब अभी मैं मीडिया में डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, चूंकि मामला इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन जिस दिन वो सारे इन्वेस्टिगेशन आएंगे, ऐसे ऐसे वीडियो क्लिप हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आने के बाद लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। अब धनंजय मुंडे अपनी सफाई कहते हैं कि शरद पवार को दे दी है। याबाबत मी स्वतः आदरणीय पवार साहेबांकडे स्पष्टीकरण दिलेलं आहे। सफाई देने का काम नवाब मलिक को भी करना पड़ रहा है, जिनके दामाद समीर खान को ड्रग्स केस में 18 जनवरी तक एनसीबी की रिमांड में भेज दिया गया। नवाब मलिक के दामाद की गिरफ्तारी बुधवार को 200 किलो ड्रग्स के मामले में हुई है। कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, दे आर इंडिकेटिंग दैट ही इज असिस्टिंग ए करंट। तो समीर खान क्या संजानी साहब इन्वॉल्व थे इस पूरे रैकेट में, ऐसा है? दैट apparently we are believing that। एक तरफ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि मंत्री नवाब मलिक को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही दूसरी तरफ धनंजय मुंडे के खिलाफ हुए आरोपों को उन्होंने गंभीर कहा है और कहा है कि पार्टी इसके बारे में जल्द ही फैसला लेगी। बॉल अब शरद पवार के कोर्ट में है कि शरद पवार आखिर धनंजय मुंडे के बारे में क्या फैसला लेते हैं। कैमरामैन राजू नामदार के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। वैसे आज तक की दस्तक के साथ जुड़ने का बड़ा असर होता है। सरकारें सरकारी सिस्टम तक आज तक की दस्तक को सुनते और देखते हैं। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। कर्ज के बदले मौत देने वाले ऐप पर दस्तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। गूगल प्ले स्टोर से कई इंस्टेंट लोन ऐप्स को हटाने की कार्रवाई की गई है। आज तक के शो दस्तक में ही हमने
आपको 7 जनवरी को यह मामला दिखाया था, पूरी खबर हमने उठाई थी और दस्तक ने ही यह मांग रखी थी कि सुसाइड करने को मजबूर करने वाले मोबाइल ऐप्स गूगल प्ले स्टोर से हटाए जाने चाहिए। हालांकि यह खबर अभी अपने पूरे अंजाम तक नहीं पहुंची है। अभी सारे ऐप्स को हटाया जाना बाकी है जो 5 मिनट में कर्ज देकर कई गुना ज्यादा ब्याज वसूलने के साथ बदनामी का डर दिखाकर सुसाइड करने को लोगों को मजबूर करते हैं। और हम इससे जुड़ी खबर भी आपको लगातार जब तक पूरी कार्रवाई नहीं होती दिखाते रहेंगे। आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा देश की राजधानी दिल्ली की इस गली में क्यों जा रहे हैं? द्वारका इलाके की इस गली के इसी घर के पंखे को देखिए। इस पंखे से एक युवा ने लटक कर जान दे दी। ये घर एक ऐसे नौजवान का है जिसने 5 मिनट में तुरंत जरूरत के मुताबिक कर्ज देने वाले एक मोबाइल ऐप से लोन लिया, लेकिन कर्ज के जाल में ऐसा कंपनी वालों ने उलझाया कि अब परिवार के हाथ में उस युवा की तस्वीर है जिस पर माला चढ़ चुकी है। 25 साल के एक लड़के हरीश ने अपने ही घर में खुदकुशी कर ली। उनके घर वालों का कहना है कि उनके पास लगातार फोन आ रहे थे किसी इंस्टेंट लोन ऐप कंपनी के द्वारा कि हरीश ने लोन लिया है जो उसे चुका नहीं रहा। उनकी बहन इस वक्त हमारे साथ है। क्या हुआ था, पूरी बात आप बताएं। किसका फोन आया था, क्या कह रहा था? मेरे पास फेक कॉल से नंबर से कॉल आ रहा था। वो मेरे से बोल रहा था कि आपके भाई ने ना लोन लिया है। मैंने बोला कि नहीं, मेरे भाई ने तो कोई लोन अगर लिया होता तो घर पे पता होता। तो फिर मैंने उसके बाद अपने भाई के पास कॉल किया तो भाई ने बोला कि मेरा फोन है ना जो हैक हो चुका है। तो फिर उसके बाद मैं कहा ठीक है। फिर उसका फिर से मेरे पास कॉल आता है, बार बार बोलता है कि आपके भाई ने आपके भाई से बात हुई है या आप बात करवा सकते हो अपने भाई से। तो मैंने बोला मेरे भाई ने कोई लोन वोन नहीं लिया। उन्होंने नहीं, ऐसा नहीं है, आपके भाई ने 6,000 का लोन लिया है और 3,000 रुपए पेंडिंग में नहीं दिए उन्होंने। दावा है कि कर्ज के सिर्फ 3,000 रुपए न चुका पाने के कारण लोन देने वाले मोबाइल ऐप के वसूली एजेंट्स ने हरीश के जानने वालों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जिसमें लगातार हरीश की बदनामी की जाती रही और उसके परिवार वालों को लगातार फोन किया जाता रहा। तुम्हारे भैया ने है ना 3,500 रुपए का लोन ले रखा, उसके है ना आज लास्ट डेट है, 3 बजे तक पहले सबमिट बताई थी लोन वाली। हाँ, लिंक करके भी दिया था। हाँ, सारे नंबर जो भी नंबर आए थे सारे नंबर सारी डिटेल दी थी पुलिस वालों को। हाँ जी। पुलिस का कहना है कि ये बात अभी तक उनकी जांच में नहीं आई है। सर हमने तो सारे दे दिए थी, सब कुछ दे दिया है, जो भी है नंबर जो भी थे सब दे चुके हैं हम। तो हमें ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं मिली है। हाउएवर हम इसकी जांच कर रहे हैं। इंक्वेस्ट जो प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इसमें चल रही हैं, तो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग में ही हम इस चीज़ की जांच कर लेंगे कि क्या इस तरह की बातें, क्या कोई इस तरीके का दबाव था कि जो लोन का अमाउंट है उसको बढ़ा दिया जाता था बार बार। पिछले ही हफ्ते दस्तक में हमने आपको दिखाया था किस तरह देश में 60 से 70% चाइनीज ऐप और दूसरी कंपनियां तुरंत जरूरत के मुताबिक 1,500 से 50,000 रुपए तक का कर्ज देने के नाम पर अपने जाल में फंसाती हैं, फिर 30 से 40% ब्याज वसूलना शुरू करती हैं, पैसे न दे पाने पर समाज में बदनामी करती हैं, जिसके कारण देश के कई राज्यों में सुसाइड की दर्दनाक खबरें लगातार बढ़ रही हैं। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। देश में शनिवार से कोरोना की वैक्सीन जनता को लगाने का अभियान शुरू होने जा रहा है। टीका कोरोना से बचाएगा, लेकिन वो टीका, वो वैक्सीन देश के राज्यों में कब सिस्टम को लग पाएगा जो अस्पतालों को अव्यवस्था के संक्रमण से बचा सके। कम से कम सर्जिकल वार्ड में इंसान और जानवर तो बिस्तर पर अगल बगल बैठे ना दिखें। इन तस्वीरों को देखिए और फिर सोचिए कि यह दस्तक देने की नौबत आखिर क्यों आई। ये सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था की मेहरबानियां हैं। जहां अस्पताल के बेड नंबर 28 पर
मिस्टर डीओजी साहब आराम फरमा रहे हैं। अब आप अगर ये सोचे कि कुत्ता है तो क्या बिस्तर पर नहीं बैठ सकता, तो जवाब है कम से कम महिलाओं के सर्जिकल वार्ड के भीतर के अस्पताल के बेड पर तो नहीं। वो भी कोई गांव देहात कस्बे का अस्पताल नहीं, ये मुरादाबाद का जिला चिकित्सालय है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन सेवा वाले कॉरिडोर में फैली गंदगी का मुआयना करने के बाद भूरे रंग वाले श्वान बहादुर पुरुषों के सर्जिकल वार्ड से आगे बढ़े। फिर शौचालय के भीतर निरीक्षण करने के बाद नर्स ड्यूटी रूम के पास से होते हुए ऑपरेशन थिएटर के पास से गुजरे। डीओजी साहब को अस्पताल में कोई कमी नजर नहीं आई। बस इसी के बाद मुरादाबाद के जिला चिकित्सालय में डीओजी साहब महिला सर्जिकल वार्ड के बिस्तर पर क्या थोड़ी देर आराम करने लगे, इंसानों ने मुद्दा बना दिया। जिस वार्ड के बिस्तर पर अव्यवस्था का निरीक्षण करके थक हार कर डोगा बैठा, वहीं अपनी पत्नी का इलाज कराते रामफुल शर्मा को कांटे चुभने लगे। कहते हैं कि कुत्ते से संक्रमण हो सकता है, सीएमओ कहते हैं कार्रवाई करेंगे। यहाँ वार्ड के अंदर आती है, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। डर भी लगा रहता है कि मरीज को इन्फेक्शन हो सकता है। जी हाँ, ये तो बने हुआ स्वाभाविक है कि आजकल वैसे भी कोविड-19 का पीरियड चल रहा, और उसमें फिर कुत्ते जने कहाँ से वो वायरस लेके आ जाए तो तमाम पेशेंटों पर वायरस का असर आ सकता है। जिम्मेदार व्यक्ति से स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु कहा है, और उसकी जो भी कार्रवाई होगी वो उसके अगेंस्ट की जाएगी, जिम्मेदार आदमी के अगेंस्ट। ये अत्यंत ही गलत बात है कि हमारे चिकित्सालय में कुत्ते वार्ड के अंदर घुसते हुए पाए गए हैं। शायद इसीलिए 2019 की नीति आयोग की रिपोर्ट में बड़े राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के पैमाने पर 21वें नंबर पर रहा। अब जरा बैरिस्टर यूसुफ इमाम के नाम पर मिर्जापुर के मंडलीय चिकित्सालय का हाल देखते चलिए। अस्पताल में मरीज के परिजन का आना जाना आम बात है, लेकिन कुत्ता भी यहाँ घूमे तो सामान्य समझ लीजिए, और मान लीजिए कि ये भी बस अव्यवस्था का दर्शन कर और करा रहा है। अब सर्जिकल वार्ड के ऊपर लिखा सरकारी संदेश पढ़िए, रोगी से मधुर व्यवहार करे, सहानुभूति दे लिखाने वाली व्यवस्था ने देख लीजिए शौचालय के पास बिस्तर लगाकर रोगी को लिटा रखा है। यह है मधुर व्यवहार और यही है सहानुभूति। उम्मीद क्या करिएगा, अब अस्पताल के ही अंदर रोगी और डॉगी दोनों अगल बगल सरकारी बिस्तर पर लेटे नजर आते हो। बस फर्क इतना ही छोड़ा यहाँ के कर्ता धर्ता ने कि रोगी को कंबल मिला, डॉगी को नहीं। बाकी निरीक्षण करने वाले डीएम साहब अब यहाँ कहते हैं, सफाई की जो व्यवस्था है वो यहाँ उसमें सुधार की काफी गुंजाइश है, और इनको निर्देश दिए गए कि साफ सफाई की जो व्यवस्था है उसको सुधारा जाए। इसके अलावा ये भी पता लगा है कि रेबीज के इंजेक्शन यहाँ पे नहीं है, तो अगर इनको बताया गया कि सप्लाई नहीं हो रही तो यहाँ से लोकल परचेज कर ली जाए। मतलब जिस मंडल अस्पताल में मरीजों के बिस्तर के पास कुत्ते सोते नजर आ रहे हैं, उसी हॉस्पिटल में रेबीज का इंजेक्शन नहीं। वैसे मुरादाबाद और मिर्जापुर के सरकारी जिला अस्पताल में बेड पर लेटे कुत्ते और मरीज दोनों ज्यादा सुरक्षित ही समझिए, क्योंकि कानपुर के केपीएम अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड की छत से तो प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा ही गिर पड़ा। मरीज दावा है यहाँ भी बाल बाल बच गए। आज तक ब्यूरो। अमेरिका दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है, एक ऐसा सुपर पावर जो अपने हर एक नागरिक की जिंदगी को कीमती मानता है। ईरान से अमेरिका के रिश्तों के बदलने की एक बड़ी वजह अमेरिकी नागरिकों का अपहरण था, उन्हें बंधक बनाया जाना था। लेकिन जो अमेरिका सबसे शक्तिशाली है, उसके नागरिक अपने ही देश में कांप रहे हैं। उनके डरने की वजह उनका अपना ही राष्ट्रपति है। और दस्तक के इस हिस्से में दुनिया की महाशक्ति की ऐसी तस्वीर जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कैसे खतरे की दस्तक बन गए हैं, बता रही है हमारी एक खास रिपोर्ट। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन, जिसके चप्पे चप्पे पर ऐसे हथियारबंद गार्ड खड़े हैं, आगे बैरिकेड और पीछे सुरक्षा गार्ड। वॉशिंगटन में लोग कम
और गार्ड ज्यादा है। ये देखिए, वॉशिंगटन में एक अजीब सा खौफ है। अमेरिकी संसद भवन के बाहर सन्नाटा है। आम लोगों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, मानो लॉकडाउन लगा हो। अमेरिकी संसद भवन के अंदर भी नेता गायब है, ये भी सुरक्षा कर्मियों के हवाले है। कैपिटल हिल बिल्डिंग की तरह वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट बंद है। सवाल सीधा है, वॉशिंगटन में इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों है? क्या वहाँ पर कोई आतंकवादी हमला होने वाला है? अमेरिका में इससे पहले इतनी कड़ी सुरक्षा 9/11 हमले के दौरान हुई थी, जब अल-कायदा ने अमेरिका में सबसे बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वॉशिंगटन इस महा अलर्ट के लिए न तो अल-कायदा जिम्मेदार है और न ही ISIS। रूस और ईरान के संभावित हमले को रोकने के लिए भी वॉशिंगटन को किले में तब्दील नहीं किया गया है। अमेरिका में खबरदार रहने के लिए कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं, जिनके समर्थक एक बार फिर 6 जनवरी जैसी हरकत कर सकते हैं। We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not going to be cheering so much for some of them. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप से डर लग रहा है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी FBI का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप समर्थक अमेरिका के हर राज्य में हिंसा कर सकते हैं, हंगामा मचा सकते हैं। अमेरिका कितना डरा हुआ है, कितना सख्ते में, उसका सबूत अब हम आपको दिखाते हैं। ये जगह कौन सी है, उस बारे में जानने से पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। फर्श पर लेटे ये अमेरिकी नेशनल गार्ड हैं, जो आराम कर रहे हैं। इनके हथियार भी पास ही में रखे हैं। इस बिल्डिंग के हर एक कोने में आपको अमेरिकी नेशनल गार्ड दिखाई देंगे। कुछ तैनात है तो कुछ सो रहे हैं। सोचिए, आपने आखिरी बार अमेरिका की राजधानी में एक छत के नीचे इतने सुरक्षा गार्ड कब देखे थे? ये गार्ड अमेरिका के संसद भवन में है, जहां पर इनकी तैनाती काफी कुछ कहती है। जो सुरक्षा कर्मी आपने वॉशिंगटन के कैपिटल हिल बिल्डिंग में देखे, उनके सुरक्षा घेरे में संसद के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग पर बहस और वोटिंग हो रही थी। 6 जनवरी को जब जो बाइडेन को औपचारिक रूप से सत्ता देने की प्रक्रिया हो रही थी, उसी दौरान ट्रंप समर्थक संसद में घुस आए थे, जिससे अमेरिका की काफी किरकिरी हुई। ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए अमेरिकी सुरक्षा गार्ड को बाकायदा इमारत में तैनात किया गया है। अब ये देखिए, जैसे ही ट्रंप के खिलाफ महाभियोग पर प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने साइन किया, नेशनल गार्ड इमारत के अंदर घूमने लगे। अमेरिकी संसद भवन के आसपास 15,000 नेशनल गार्ड को तैनात किया गया है। 5,000 अतिरिक्त गार्ड की तैनाती वॉशिंगटन में होनी है। इस तरह 20,000 नेशनल गार्ड की देखरेख में जो बाइडेन का शपथ ग्रहण होना है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक दखलंदाजी कर सकते हैं। अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियों का काम बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा कठिन है। इसकी वजह है अमेरिका का गन कल्चर। हथियार रखना लोगों का शौक है, जिसकी वजह से हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। ऐसे में अगर ट्रंप समर्थक वॉशिंगटन डीसी में दाखिल हुए तो इस बात की बड़ी संभावना है कि वो हथियारों से लैस होंगे। अमेरिकी सिस्टम 6 जनवरी की घटना से हिला है। वहाँ के नेता सांसद भी डरे हैं, जिन तक ट्रंप समर्थक करीब करीब पहुँच गए थे। इसीलिए प्रतिनिधि सभा में जब ट्रंप के खिलाफ महाभियोग पास हो गया, तब स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने खास तौर पर इन नेशनल गार्ड को शुक्रिया कहा। will be a deterrent to those who have come to undermine our Constitution. So again, I want you to be safe. We want you not to take any risks, but we want the message to be clear that the Capitol, our democracy,
our Constitution are safe because of your patriotism. ये ट्रंप और उनके समर्थकों का डर ही है, जिसकी वजह से सुरक्षा एजेंसियों ने गाइडलाइन जारी कर आम लोगों को वॉशिंगटन न आने की हिदायत दी है। होटल इंडस्ट्री से जुड़ी बड़ी कंपनियों जैसे एयरबीएनबी, होटल टुनाइट ने वॉशिंगटन में पहले की बुकिंग कैंसिल कर दी है। कंपनियों का कहना है कि वो शपथ ग्रहण होने तक नई बुकिंग भी नहीं करेंगे। इसके अलावा एयरबीएनबी ने ऐलान किया है कि वो भविष्य में हिंसा में शामिल लोगों को कोई सुविधा नहीं देगी। वॉशिंगटन डीसी में दो मुख्य एयरपोर्ट हैं, डलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रोनाल्ड रेगन नेशनल एयरपोर्ट। दोनों ही एयरपोर्ट में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सभी यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। पिछली बार की तरह हवाई यात्रा करके हिंसा करने वाले लोग दोबारा न आ पाए, इस वजह से एयरपोर्ट्स की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट के अलावा व्हाइट हाउस और अमेरिकी संसद भवन इलाके को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है, ताकि एक बार फिर अमेरिका शर्मिंदा न हो। अमेरिका में हिंसा के दौरान होटलों को निशाना बनाना भी आम बात है। इसके चलते व्हाइट हाउस के आसपास के होटलों की सुरक्षा बहुत ही कड़ी कर दी गई है। इन होटलों में ज्यादातर अप्रवासी और अश्वेत लोग काम करते हैं, जिन्हें एहतियात के तौर पर घर पर रहने की छूट दी गई है। अमेरिका की जनता ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस राष्ट्रपति को उन्होंने अपनी और देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चुना, वही उनके लिए खतरा बन जाएगा। लेकिन नौबत यह है कि अमेरिका एक बार फिर 9/11 जैसे डर में जी रहा है, जिसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप है। वॉशिंगटन से प्रतीक्षा घिल्डियाल के साथ आज तक ब्यूरो। आपने देखा अमेरिका कितना डरा हुआ है। वॉशिंगटन को किले में तब्दील कर दिया गया। इस सब की वजह है डोनाल्ड ट्रंप, जिनके खिलाफ अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में महाभियोग का प्रस्ताव पास हो गया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग 232 बनाम 197 वोट से पास हो गया। यानी महाभियोग के पक्ष में 232 वोट पड़े और उसके खिलाफ 197। सबसे अहम बात यह है कि ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के 10 अमेरिकी सांसदों ने भी अपने राष्ट्रपति के खिलाफ वोट दे दिया, जिसने सेनेट में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को पास करने की उम्मीद बढ़ा दी है। हालांकि वहां ट्रंप की पार्टी का बहुमत है। लेकिन ट्रंप को महाभियोग की चिंता नहीं है। ट्रंप को चिंता है 2024 की, जिसमें वो वापसी करना चाहते हैं। यह बात उनके विरोधियों को पता है, इसीलिए वो ट्रंप के दोबारा लौटने के रास्तों को बंद करने में जुट गए हैं। भविष्य में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चुनाव भी न लड़ पाए, इसकी कोशिश की जा रही है। यही वो बात है जो ट्रंप और उनके समर्थकों को बर्दाश्त नहीं हो रही और अमेरिका में 6 जनवरी से भी बड़ी हिंसा की आशंका बनी हुई है। The question is on adoption of the resolution. Those in favor say aye. Those opposed say no. In the opinion of the chair, the ayes have it. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके कार्यकाल में दोबारा महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ। 13 महीने में दूसरी बार महाभियोग का सामना कर रहे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जब अमेरिकी संसद के निचले सदन में प्रस्ताव पास हुआ, तो सदन के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के चेहरे पर अमेरिकी लोकतंत्र को घायल करने वाले को सबक सिखाने की तसल्ली दिख रही थी। Today, in a bipartisan way, the House demonstrated that no one is above the law, not even the President of the United States. That Donald Trump is a clear and present danger to our country, and that once again we honored our oath of office to protect and defend the Constitution of the United States. So help us God. ट्रंप को लेकर अमेरिका में नाराजगी इतनी ज्यादा है कि उनकी पार्टी के 10 सांसद खुद को उनके खिलाफ जाने से नहीं रोक पाए। इसमें एडम किंजिंगर भी शामिल हैं, जिन्होंने ट्वीट कर अपने फैसले को सही बताया। आज महाभियोग के पक्ष में वोट डालना मेरे लिए गंभीरता की ओर जाने वाला क्षण था। हमारे लोकतंत्र के प्रतीक संसद भवन तक जाना और सिर्फ एक हफ्ते पहले हम सब ने जो हिंसक विद्रोह देखा था, उनको याद करना। इस वोट को मैंने हल्के में नहीं लिया, बल्कि मैंने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ ये वोट डाला है। मैं खुद में शांति महसूस कर रहा हूं।
ट्रम्प के खिलाफ इस तरह की बगावत की सबसे बड़ी वजह जनता है, जो डोनाल्ड ट्रम्प से जल्द छुटकारा पाना चाहती है। I am very excited. I feel like a weight is lifted. I know that not much has changed like right in the moment, but it's something hopeful at least. Too little, too late. Yeah, I think everybody pretending that this is a new thing. It's ridiculous. We've seen what he wanted to do from the beginning. I mean, I honestly thought it was kind of amusing. I'm just surprised so many traders went along with him. Trump then told this mob to walk down. ट्रम्प को अभी तक लग रहा था कि उनकी पार्टी के लोग पाला नहीं बदलेंगे और वो किसी तरह बच निकलेंगे, लेकिन ट्रम्प का गुनाह इतना बड़ा है कि उन्हीं के दल के लोग उन्हें बचाने में खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। प्रतिनिधि सभा के बाद अब महाभियोग पर सीनेट में बहस और वोटिंग होनी है, जहां पर ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। लेकिन जिस तरह से निचले सदन में ट्रम्प के सांसद ही उनके खिलाफ चले गए, सीनेट में भी ऐसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि सीनेट में महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी, तब तक ट्रम्प का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। लेकिन अब सारी कोशिश इस बात को लेकर हो रही है कि ट्रम्प दोबारा चुनाव न लड़ पाए, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए। इसके लिए जरूरी है कि ट्रम्प के खिलाफ सीनेट से महाभियोग का प्रस्ताव पास हो। राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद ट्रम्प की तरफ से 2024 में लौटने का संकेत दिया गया, लेकिन अगर वो अयोग्य करार दे दिए गए तो फिर उनका राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। शायद यही कारण है कि ट्रम्प के तेवर ढीले हैं और वो लगातार अपने समर्थकों से शांति की अपील करने में जुटे हैं। I just wasn't surprised. I mean, that's par for the course. I don't know why people were confused about that, how people didn't see that coming. That was a no-brainer. He's literally a psychopath. I don't think he's a Republican or a Democrat. I think he's just him. लेकिन ट्रम्प का ये रूप जनता हजम करने को तैयार नहीं है। उनके लिए ट्रम्प एक ऐसा बुरा सपना है जिससे वो जल्द से जल्द भूलना चाहती है। I really think he deserves to be impeached. I've never seen anything like it. It's intense, and I'm sure it's scary for the people there. I mean, they have to make a stand against things like that. So I am all for it. वैसे अमेरिका में ट्रम्प के खिलाफ असहयोग शुरू हो चुका है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने राष्ट्रपति ट्रम्प के अकाउंट्स पर बैन लगा दिया है। प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका यानी पीजीए ने ट्रम्प के गोल्फ क्लब के साथ संबंध तोड़ लिए हैं। जेपी मॉर्गन चेस, सिटी ग्रुप और मॉर्गन स्टेनली जैसे अमेरिका के 4 बड़े बैंकों ने ट्रम्प को राजनीतिक डोनेशन देने पर रोक लगा दी है। डाइचे बैंक ने कहा है कि भविष्य में ट्रम्प या उनकी किसी भी कंपनी के साथ वो बिजनेस नहीं करेगा, और पिछले ही हफ्ते तो शैक्षिक संस्थान भी ये घोषणा कर चुके हैं कि वो ट्रम्प को दी गई मानद उपाधियां वापस ले लेंगे। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रम्प हर रोज अपमान का घूंट पी रहे हैं, अपनी मनमानी और मनमर्जी की सजा भुगत रहे हैं, फिर भी ट्रम्प सुधरने को तैयार नहीं है। वॉशिंगटन से प्रतीक्षा खिल्डियाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो दस्तक के बारे में आपकी राय और दस्तक में आप जो खबरें देखना चाहते हैं उससे जुड़ी बात आप हमें भेज सकते हैं। वैसे आज मकर संक्रांति है, देश के कई राज्यों में इस दिन पतंग उड़ाने का रिवाज है। चलते चलते आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। मकर संक्रांति पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के आसमान में पतंग उड़ाई। राजनीति में कई सरकारों, कई दलों की पतंग काट चुके अमित शाह की यह तस्वीर आज चर्चा में रही।